हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्लेटफॉर्म का NTPC CBT 2 का सेट नंबर जो 14 था, उसी का शेष प्रश्न बच गया था, तो उसको आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। और दोस्तों आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 14 तक नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, सोहन एक राशि का 23% बीमा पॉलिसी पर, 33% खाद्य सामग्री पर, 19% बच्चों की शिक्षा और 16% मनोरंजन पर खर्च करता है। 504 रुपये की शेष राशि वो बैंक में जमा करता है। तो खाद्य सामग्री और बीमे की पॉलिसी पर मिलाकर उसने कुल कितनी राशि खर्च की है। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि सोहन की राशि जो है, सोहन की राशि वो 100 रुपया है, ठीक है, जिसमें कि दिया है बीमा पॉलिसी पर, बीमा पॉलिसी पर वो खर्च कर रहा है अपने राशि का 23%। 100 का 23% हो जाएगा 23 रुपया। और खाद्य सामग्री पर कितना खर्च कर रहा है, खाद्य सामग्री पर वो खर्च कर रहा है अपने राशि का 33%, इनकी 100 का 33%, 33 रुपया खर्च कर रहा है। उसके बाद बच्चों की शिक्षा पर, इनके बच्चों की शिक्षा पर वो राशि खर्च कर रहा है अपने राशि का 19%, इनकी 19 रुपया। और फिर दोस्तों मनोरंजन पर वो खर्च कर रहा है, यानी कि मनोरंजन पर वो खर्च कर रहा है अपने राशि का 16%, इनकी 16 रुपया। तो दोस्तों देख लेते हैं कि वो कितने राशि खर्च कर चुका है। तो टोटल खर्च यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल खर्च हो जाएगा 6, 9, 15, 3, 18, 18 और 3, 21, 21 का 1 हासिल 2, 2 और 1 3, 4, 3 7 और 2 9, यानी कि 91 रुपया वो खर्च कर दे रहा है। तो अब उसके पास कितना बच जा रहा है, अब उसके पास बच जाएगा शेष राशि, वह बच जाएगा 100 माइनस 91, यानी कि 9 रुपया। और यही 9 रुपया हमारे अनुसार आया है और प्रश्न के अनुसार शेष राशि बच रहा है 504 रुपया। तो 9 बराबर में हो जाएगा 504, 1 बराबर में हो जाएगा 9 5 45, 5 9 6 के 54। तो बोला है कि खाद्य सामग्री और बीमे की पॉलिसी पर मिलाकर उसने कुल कितनी राशि खर्च की है। तो खाद्य सामग्री पर कितना खर्च किया है, 33 रुपया, और बीमा पॉलिसी पर कितना किया है, 23 रुपया। यानी कि इन दोनों पर टोटल खर्च किया है हमारे अनुसार 23 और 33, यानी कि 56 रुपया। जैसे 56 बराबर में हो जाएगा 56 इंटू का 56, तो ये दोस्तों आ जाएगा हमारा 3136 रुपया। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में आरक्षित और अनारक्षित वर्ग के लिए पास होने हेतु न्यूनतम प्रतिशत क्रमशः 40% और 54% है। अनारक्षित वर्ग के एक उम्मीदवार ने 300 अंक पाए और वह 24 अंकों से फेल हो गया। इस परीक्षा में पास होने के लिए आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ से दिया है आरक्षित का दिया है 40% और अनारक्षित का दिया है, अनारक्षित का प्रतिशत दिया है 54%। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि अनारक्षित वर्ग के एक उम्मीदवार ने 300 अंक पाया और 24 अंक से फेल हो गया, जिसमें कि दिया है अनारक्षित वर्ग के न्यूनतम पासिंग प्रतिशत जो दिया है वो 54% दिया है। 54% बराबर में हो जाएगा कितना अंक प्राप्त करता है, 300 अंक, और वह 24 अंकों से फेल हो जाता है।
तो दोस्तों ये 24 अंक अगर इसको हम दे देते हैं तो ये न्यूनतम अंक प्राप्त कर लेता है। यहाँ से हो जाएगा 1% बराबर में ये 324 और बटे में हो जाएगा 54। तो यहाँ से दोस्तों 100% निकाल देंगे, 100% बराबर में हो जाएगा 324 बटा में 54 इंटू का हो जाएगा 100। तो इसको दोस्तों कटा लेंगे, इनकी ये हो जाएगा 18 तिया 54 और ये 3 एकम 3 और ये 8 के 24 और कटाएंगे इसको, इनकी ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और ये 9 एकम 9 9 दूनी 18 और ये 6 दूनी 12। इनकी टोटल अंक आ गया इसका 6, यानी कि परीक्षा का टोटल अंक आ गया, परीक्षा का कुल अंक आ गया यहाँ से 600। क्योंकि कोई भी संख्या जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। यहाँ से पूछा है कि आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं। आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक जो है वो 40% है। न्यूनतम अंक निकाल देंगे आरक्षित वर्ग के लिए, क्योंकि आरक्षित वर्ग के न्यूनतम अंक हो जाएगा 600 का, इनका टोटल का कितना है 40% है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इनकी यहाँ से आ गया 6 के 24, इनके 240 अंक। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें और हमारे इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक लकड़ी के टुकड़े की माप जो है वो 30 सेंटीमीटर गुने 24 सेंटीमीटर और गुने 18 सेंटीमीटर है। तो इसमें ऐसे घन काटने हैं जिनके सिरे 6 सेंटीमीटर हो, तो इन घनों की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ से निकाल लेंगे घनों की संख्या, इनकी घनों की संख्या बराबर में हो जाएगा लकड़ी के टुकड़े की माप यानी कि 30 गुने में 24 और गुने में 18 और बटे में हो जाएगा एक घन का आयतन। घन का आयतन यहाँ से हो जाएगा 30 गुने 24 गुने 18 और बटे में हो जाएगा एक घन का भुजा कितना है 6 है, इसका आयतन कितना हो जाएगा भुजा की, यानी कि 6 गुने 6 गुने 6, ये 6 पाँचे 30 और ये 6 चौके 24 और ये 6 18, यानी कि यहाँ से घनों की संख्या आ गया 5 के 20 तिहाई 60। इसलिए ऑप्शन ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 500 अंक के 3 वार्षिक परीक्षा में एक परीक्षार्थी प्रथम तथा द्वितीय परीक्षा में क्रम से 45% तथा 55% अंक प्राप्त करता है। परीक्षार्थी का सफल होने के लिए कुल औसत अंक 60% है। तो परीक्षार्थी को सफल होने के लिए तीसरी परीक्षा में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यहाँ से दिया है परीक्षार्थी का सफल होने के लिए कुल औसत अंक 60%, इनकी तीनों परीक्षाओं को मिलाकर उसको 60% अंक प्राप्त करना है। इनकी यहाँ से दिया है एवरेज 60%, जिसमें कि पहले परीक्षा में प्राप्त किया है 45%, दूसरे में प्राप्त किया है 55% और मान लेते कि तीसरे में प्राप्त किया है X%। बटे में हो जाएगा 3, क्योंकि औसत तीनों परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का औसत 60%। ये दोस्तों हो जाएगा 5 है 5, 10 के 0, 5 है 9 और 1 10, यानी कि 100% प्लस का X% बराबर में हो जाएगा, ये 3 इधर चला जाएगा तो हो जाएगा गुना में, इनकी 60 तिहाई 180, यहाँ से X% बराबर में आ जाएगा हमारा 180 माइनस का 100%, यहाँ से X% यानी कि X का मान आ जाएगा 80%। तो बोला है कि तीसरी परीक्षा में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, यानी कि तीसरी परीक्षा में कुल अंकों का 80% अंक
प्राप्त करना होगा। तो टोटल अंक कितना है? टोटल अंक है 500। यहाँ से निकाल लेंगे कि तीसरी परीक्षा में अंकों की आवश्यकता होगी उसको। टोटल कितना है? 500। और 500 को कितना प्राप्त करना है? 80%। 80 बटे में 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 8 5 40। तीसरी परीक्षा में उसको अंक प्राप्त करना होगा 400, इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कमल एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है। सीता की कार्य क्षमता जो है वो कमल से 50% अधिक है। सीता को यह कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि सीता की कार्य क्षमता जो है, कि सीता की कार्य क्षमता जो है वो कमल से 50% अधिक है। तो दोस्तों मान लेते हैं कमल की कार्य क्षमता जो है वो 100 है, तो सीता कितना हो जाएगा? सीता का हो जाएगा 100 से 50 ज़्यादा, इनकी 150। ये दोस्तों हो जाएगा 50 की 150, ये 50 दूनी 100। इनकी इफिशियंसी का अनुपात आ गया 3:2। तो इनकी टाइम का कितना हो जाएगा? इनका टाइम का रेशियो आ जाएगा, इन दोनों का रेशियो का व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 2:3 आ जाएगा। जिसमें कि दिया है कमल एक कार्य 15 दिन में कर सकता है, यानी कि 3 का मान दिया है 15, 1 बराबर में हो जाएगा 5। यहाँ से आ जाएगा सीता जो करेगी 5 दूनी 10 दिन में, और कमल कर रहा है 15 दिन में। तो दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से आ गया सीता इस कार्य को कर रही है 10 दिन में, और कमल कर रहा है 15 दिन में। तो इन दोनों का टोटल कार्य निकाल देंगे। टोटल कार्य हो जाएगा 30 यूनिट, जिसमें कि सीता की क्षमता आ जाएगा 3 और कमल की क्षमता आ जाएगा 2। यहाँ से पूछा है कि सीता को कार्य करने में कितना समय लगेगा। कि सीता एक दिन में कर रही है 3 यूनिट, और करना है इसको कितना? 30 यूनिट। तो 1 बराबर में हो जाएगा 30 बटा में 3, यानी कि 10 दिन में सीता जो है इस कार्य को समाप्त कर देगी। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग पहली संख्या का 23 बटा में 20 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि पहली संख्या जो है वह है x, और दूसरी संख्या जो है वह है y। यहाँ से दिया है कि 2 संख्याओं का योग, यानी कि x प्लस y का योग जो है वो पहली संख्या का, यानी कि x का 23 बटा में 20 है। ये 20 इधर चला जाएगा तो यह जगह गुना में, यहाँ से हमारा आ जाएगा 20 इंटू का x प्लस का y, और बराबर में इधर हो जाएगा 23x। यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं 20x प्लस का 20y बराबर में 23x। तो x को एक तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि 20y बराबर में आ जाएगा 23x माइनस का 20x। यहाँ से 20y बराबर में आ जाएगा हमारा 23 में से 20 जाएगा, यानी कि 3x। यहाँ से y और बटे में x बराबर में हो जाएगा 3 बटे में 20, क्योंकि ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया पहली संख्या 20 और दूसरी संख्या आ गया 3, जिसमें कि बोला है कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का, क्योंकि पहली संख्या के साथ का जुड़ा है, तो पहली संख्या नीचे हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा प्रतिशत बराबर में दूसरी संख्या पहली संख्या का, यानी कि 3 बटे में 20 और गुने में हो जाएगा 100। ये कट जाएगा 5 बार में, यानी कि प्रतिशत आया यहाँ से आ गया 15%, यानी कि दूसरी संख्या जो है वो पहली संख्या का 15% है। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा?
तो दोस्तों यहाँ से एक तो हम सी से लेकर एम तक एक काल्पनिक रेखा खींच देते हैं ए ऊपर, तो ये हो जाएगा सी ए में काल्पनिक रेखा ए ऊपर। तो दोस्तों यहाँ से हम चलते हैं त्रिभुज ए एम सी में। तो ए एम सी में चलने पर ये हो जाएगा कोण सी बराबर में हो जाएगा, ये दो अंतःकोण के योग के बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण सी बराबर में हो जाएगा कोण ओ और प्लस का कोण बी। यहाँ से कोण सी बराबर हम लिख सकते हैं कोण ओ कितना है, कोण ओ है बीटा और प्लस का कोण बी कितना है, यह है अल्फा, यानी कि इसका मान आ गया बीटा प्लस का अल्फा। तो दोस्तों ये जब हो गया बीटा प्लस अल्फा और ये गामा दिया है, तो ये दोस्तों एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स का मान जो हो जाएगा ये यानी कि हो जाएगा त्रिभुज ए एम सी का बहिष्कोण। तो त्रिभुज ए एम सी का बहिष्कोण यानी कि एक्स बराबर में हो जाएगा ये अपने दो अंतःकोण के योग के बराबर हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण सी प्लस का कोण ए, यानी कि कोण सी कितना है बीटा प्लस का अल्फा और कोण ए कितना है गामा है, यानी कि एक्स बराबर में यहाँ से हमारा आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा और प्लस का गामा। इसलिए ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 40 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 66 सेंटीमीटर परिधि वाले आधार पर स्थित बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ से दिया है 66 सेंटीमीटर परिधि वाले, यानी कि वृत्त का परिधि दिया है, वृत्त का परिधि बराबर में दिया है 66 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर दिया है 66 सेंटीमीटर। यहाँ से हो जाएगा 2 गुने पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर में 66। और यहाँ से दोस्तों हमारा आर का मान आ जाएगा कि आर बराबर में यहाँ से हम लिख सकते हैं 66 इंटू का 7 और बट्टे में हो जाएगा ये 2 गुने में 22, तो ये कट जाएगा 11 छक्के 66 और ये 11 दूनी 22 और ये 2 3 आई 6, यानी कि आर बराबर यहाँ से आ गया 21/2 और ऊंचाई दिया है 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बेलन का आयतन, कि बेलन का आयतन बराबर में होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से पाई का मान बढ़ जाएंगे कि 22/7 इंटू का आर स्क्वायर, यानी कि 21/2 इंटू 21/2 और इंटू एच कितना है 40, यानी कि गुने 40, तो 2 दूनी 4, 10 चौके 40 और ये कट जाएगा दोस्तों 17 21, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 22 तिहाई 66 इंटू का 21 गुने 10 210। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं 66 गुने 210, ये दोस्तों हो जाएगा हमारा 13,860 सेंटीमीटर क्यूब। इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है समीकरण cos थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा और माइनस का cos थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा बराबर में 2 है, तो थीटा के किस मान के लिए संतुष्ट होगा, यानी कि ऑप्शन वो कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है cos थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा और माइनस का दिया है cos थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा बराबर में 2, यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और इंटू का हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और ये 1 माइनस साइन थीटा से ये 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट, यहाँ से हमारा आ जाएगा cos थीटा प्लस का cos थीटा इंटू का साइन थीटा, ये इससे गुना हो जाएगा और यह माइनस का हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल आउट, इनके बच गया 1 माइनस साइन थीटा, ये 1 माइनस साइन थीटा इंटू का हो जाएगा cos थीटा, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस का cos थीटा और माइनस माइनस प्लस का cos थीटा इंटू साइन थीटा बराबर में 2 है। ये दोस्तों a प्लस बी और a माइनस बी पर है, इनकी ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से पहले इसको काट लेते हैं,
यानी कि ये प्लस का कॉस थीटा और माइनस का कॉस थीटा कैंसिल आउट, और यहाँ से जगह ऊपर का 2 कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा, और बटे में हो जाएगा नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 2। तो दोस्तों हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से हम इसका मान भर देंगे, क्योंकि 2 कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा और बट्टे में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये कॉस थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा साइन थीटा बट्टे में आ जाएगा कॉस थीटा, और इधर बचेगा 1, क्योंकि टैन थीटा बराबर में आ जाएगा 1। तो टैन थीटा का मान 1 कब होगा? जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा। यहाँ से हम लिखेंगे टैन थीटा बराबर में टैन 45 डिग्री। तो टैन से टैन कैंसिल आउट, इनकी थीटा बराबर में आ गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इसको पाई में बदलेंगे तो यह आ जाएगा पाई बटा में 4, इनकी हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। इसलिए ऑप्शन सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब एक संख्या को 280 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 115 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 35 से भाग लिया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो दोस्तों ऐसा जब भी सवाल दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट इसको भागा देंगे, कि 115 को भाग देंगे 35 से, और जो शेषफल आएगा वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से शेषफल आ जाएगा, क्योंकि शेषफल बराबर में वह हो जाएगा 115 बटे में 35। क्योंकि इसको दोस्तों अगर हम भाग देंगे 35 से 115 में तो ये दोस्तों जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा 105। ऐसे शेषफल कितना आ जाएगा? 5 में से 5 जाएगा 0, और ये 1 और ये, इनकी शेषफल आ जाएगा यहाँ से हमारा 10। इसलिए ऑप्शन बी को हम लोग टिक करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।